श्रोताओं नमस्कार। लोकसभा चुनाव की आज हो रही मतगणना पर आधारित इस विशेष परिचर्चा कार्यक्रम में मैं विकल्प शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने चुनाव विश्लेषक रवि भोई जी। रवि जी, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। रवि जी, मतगणना हालांकि अभी जारी है, लेकिन जितने चक्र हो चुके हैं, जितने राउंड हो चुके हैं, उससे माना जा सकता है कि लगभग निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है और तस्वीर काफी कुछ स्पष्ट हो गई है। तो जो चुनाव परिणाम या रुझान कह लें सामने आ रहे हैं, उन्होंने 1 जून को जो एग्जिट पोल जारी हुआ था उसमें से अधिकांश एग्जिट पोल को गलत साबित किया है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए विकल्प जी, जो एग्जिट पोल आया था वो सैंपल साइज को लेकर कई तरह की विषमताएं हैं। सैंपल साइज क्या लिया था और उनका अनुमान खासतौर से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल को लेकर कहीं न कहीं गलत साबित हुआ है। जहां जिस तरह से सैंपल साइज लेना चाहिए था, उनको जिस तरह से सर्वे करना चाहिए था, जिस तरह से आंकड़े जुटाना था, वो लगता है जुटा नहीं पाए। इस वजह से उन तीनों राज्यों में जो एग्जिट पोल है वो काफी विषमताएं हैं और कहीं न कहीं इस बार के जो एग्जिट पोल आए वो उसको लेकर लोगों में काफी संदेह पहले से ही था कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी, बातचीत चल रही थी, लोग अनुमान लगा रहे थे, तो एग्जिट पोल को लेकर आम लोगों में भी कहीं न कहीं शंका की स्थिति थी। रवि जी, एक बात और है, जैसे एनडीए गठबंधन की यदि हम बात करें तो उसका जो गढ़ माने जाने वाले कुछ प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, वहां पर एनडीए को अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाई है। आपको प्राथमिक रूप से के कारण क्या लगते हैं? देखिए विकल्प जी, इस देश में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही निकल के केंद्र की सत्ता में पहुंचा जा सकता है जी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही काफी नुकसान हुआ। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो पोलराइजेशन हुआ है और वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो गठबंधन हुआ है उसका बेहतर परिणाम सामने आया और इसका आकलन करने में कहीं न कहीं बीजेपी चूक गई है। और जो मुद्दे वहां पे थे, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और दूसरे दीगर कारण थे, वहां पे जो सोशल फैक्टर था, सोशल कोलेशन था, वो कहीं न कहीं इस बार ठीक तरह से उसका कांग्रेस और सपा उसका इस्तेमाल करने में सफल रहे और भाजपा इस मामले में उसकी रणनीति कहीं न कहीं चूक हुई। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में जो बार बार सत्ता परिवर्तन हुआ, दल बदल हुआ, उसका लोगों ने अच्छे से उसका जो इम्पैक्ट था वो निगेटिव रहा। दूसरी बात, राजस्थान की बात करें, आपको याद होगा राजस्थान में जब सरकार बनी और एक मंत्री जो चुनाव लड़े मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए वो हार गए थे भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद से ही लगा कि लोकसभा चुनाव होगा तो लोग यहां से नाराज हैं। तो उस समय उसका इंडिकेशन मिल गया था, उसको भांपना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। कहीं न कहीं उसमें बीजेपी को चूक हुई और इन तीनों राज्य जो मेजर राज्य हैं, काफी सीटें हैं, वहां न कहीं भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक चूक हुई और उसको इंडिया गठबंधन उठाने में सफल रहा। भोई जी, आपने बात की मुद्दों की, तो इस चुनाव में हमने देखा कि मुद्दे लगातार बदलते रहे और जो परिणाम सामने आए हैं उनसे क्या लगता है कि किन मुद्दों ने जनता को प्रभावित किया है या जनता ने क्या सोच के इस बार मतदान किया है? देखिए विकल्प जी, इस बार महंगाई, बेरोजगारी ये बड़ा मुद्दा था जी। भले ही इसको इंडिया गठबंधन ने उठाने की कोशिश की और अच्छी तरह से उठा। दूसरा, संविधान का मुद्दा जो था वो संविधान बदलने की मोदी जी ने कहा भी था संविधान नहीं बदला जाएगा और अंबेडकर जी भी आएंगे तो नहीं बदले जाएंगे। तो संविधान बदलने का मुद्दा बहुत, आरक्षण का मुद्दा था। लोगों को लगा, खासतौर से जो रिजर्व कैटेगरी के लोगों को, यदि ये हो गया, इनको बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया तो संविधान संशोधन हो जाएगा, हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा और इसका इनकेस कराने में इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं सफल रहा। तो मुद्दे इस बार बदलते इसलिए रहे कि अलग अलग फेसेस में, बहुत 7 फेसेस में चुनाव हुए, हर फेस में अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बातें की जाती रही और जो मुद्दे उठते रहे उनको एक दूसरे दल उसको इनकेस कराने की कोशिश करा रहे। रवि जी, ऐसा लग रहा था जब चुनाव शुरू हुए थे कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनेगा,
लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पे राम मंदिर है वहीं पर ही जिस तरह के परिणाम आए, तो क्या ये प्रभावित नहीं कर पाया लोगों को? क्योंकि जिस तरह का एक लोगों में वो देखा गया, एक धार्मिकता पैदा हुई, और जिस तरह से जब राम मंदिर हुआ तो पूरे देश में एक जो लहर पैदा हुई, उससे लग रहा था कि इसका काफी फायदा मिलेगा भाजपा को, एनडीए को। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि उस किस्म का फायदा नहीं मिल पाया? देखिए विकल्प जी, जब तक राम मंदिर नहीं बना था तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा था, और ये कहा जाता रहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये इनकेस करते रहे। और जब राम मंदिर बन गया तो ये मुद्दा इसलिए खत्म हो गया कि मंदिर तो अब बन गया है। और आप देखेंगे फरवरी में जब ये हुआ, फरवरी में राम मंदिर हुआ तो फरवरी में वो उफान पे था, लेकिन जब मार्च, अप्रैल, मई आते और जून आते आते ये मुद्दा कहीं न कहीं खत्म हो गया। और ये मुद्दा इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि मंदिर तो बन गया, अब उसका जो फायदा लेना था भारतीय जनता पार्टी ने फायदा ले लिया। और आपको याद होगा जहां पे मंदिर बना है अयोध्या में, जहां फैजाबाद लोकसभा आता है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया। जो जी, इस बार ये भी देखने में आया है कि यदि पिछले चुनाव से यदि हम तुलना करें तो जो वोटिंग परसेंटेज है, जो मतदान प्रतिशत है, वो भी कम रहा है इस बार। मतलब लोगों की उस किस्म की रुचि दिखाई नहीं थी जैसे कि इसके पहले के चुनाव में दिखाई दी थी। हालांकि निर्वाचन आयोग ने काफी प्रयास किए लोगों को प्रेरित करने के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहा। तो क्या इसने भी चुनाव परिणामों पर कोई असर डाला है? देखिए विकल्प जी, इस बार जो मतदान का प्रतिशत काफी कम रहने का 2-3 कारण है। एक तो जो मुद्दे होने चाहिए, दो लोगों को झकझोरने चाहिए, जो उनमें अपील करने चाहिए था, वो उस तरह के मुद्दे नहीं थे। दूसरी बात, भारी गर्मी पड़ी, गर्मी एक बड़ी वजह थी, और लोगों को ये लगने लगा कि इस चुनाव में हमको जिस तरह से एक अपीलिंग होती है कि हमको क्या लेना देना, चुनाव करें, ये नेता इस तरह से करते हैं, ये कहीं न कहीं उनको घर से आयोग ने, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे प्रयास किए, उनको चावल हल्दी, पीले हल्दी देके आमंत्रित भी किया, आइए आप वोट डालने जाइए। तो कहीं कहीं तो अच्छे वोटिंग हुए, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में काफी वोटिंग हुए, रायगढ़ में 78% तक वोटिंग हुए। लेकिन ओवरऑल देश में कम हुए, क्योंकि लोगों में जो रुचि पैदा होनी चाहिए थी चुनाव को लेकर, वो रुचि पैदा नहीं हुई। नेता लोगों को अपील नहीं कर पाए, घर से ऐसे कोई मुद्दे नहीं उठाए जिससे कि लोग घरों से निकलकर बूथ तक जाएं और वोट डालें। जी, अब हम मुद्दों को ही बात को अब आगे बढ़ाते हैं। रवि जी, आमतौर पर माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा काफी हावी था, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों में एनडीए और यदि हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके लिए कहीं खुशी और कहीं गम जैसी बात दिखी है। तो क्या आपको लगता है इस चुनाव में किसी राष्ट्रीय मुद्दे के बजाय स्थानीय मुद्दे, स्थानीय गठबंधन और प्रत्याशी चयन ने ज्यादा प्रभाव डाला है? निश्चित तौर से विकल्प जी, स्थानीय मुद्दे भी रहे, प्रत्याशी चयन का मामला भी रहा, और जहां पे अच्छे प्रत्याशी रहे वो भी रहे, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे उठे। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा काफी इम्पैक्टफुल रहा। हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर मोदी की गारंटी काफी हावी रही। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में बदलाव का लहर रहा, और एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी देखने को मिली। इसी तरह आंध्र प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी रहा। तो हर राज्यों में अलग अलग रहा, उसका इम्पैक्ट अलग अलग पड़ा। लेकिन ओवरऑल जो मुद्दे इस बार रहे हैं, एक महंगाई का मुद्दा बड़ा रहा लोगों को, और दूसरा बेरोजगारी का, जो रोजगार देने की बात की जा रही थी, रोजगार मुहैया कराना चाहिए था संगठित क्षेत्र में भी और असंगठित क्षेत्र में भी। तो वो जो मुद्दे होने चाहिए था, जैसे मनरेगा की बात करें, मजदूरी बढ़ाने की बात की, कांग्रेस ने कहा कि हम 400 रुपए मनरेगा को देंगे, तो वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट किया। तो ये कई मुद्दे थे। जो दूसरी बात, कांग्रेस ने इस बार महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की। वहीं मोदी जी ने कहा कि हम महिलाओं को, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे किसानों के हित में। तो जहां इम्पैक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग किया, जैसे हरियाणा में बात करें तो किसान प्रभावित रहे, नाराज रहे दिखे वहां पे भारतीय जनता पार्टी से, जो उन्होंने आंदोलन किया, दिल्ली जाने नहीं दिया, उसका भी इम्पैक्ट वहां पे देखने को मिला। इसलिए आप देखेंगे हरियाणा में वहां नुकसान भारतीय जनता पार्टी को काफी हुआ।
जी भोई जी, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में न सिर्फ अपनी जमीन बचाई है बल्कि उसे मजबूत भी किया है। और पिछले चुनाव में राज्य की 11 में से 9 सीटें भाजपा के पास थीं और अभी तक हमारे पास में जो रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस बार 11 में से 10 सीटें मिलती दिख रही हैं, मतलब एक सीट का फायदा हो रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर मतगणना अभी भी जारी है, कुछ अंतिम चक्र बाकी हैं, कुछ जगहों पर जो जीत का अंतर है वो काफी कम है, तो ये आंकड़ों में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी यहां पर फायदे में दिख रही है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए विकल्प जी, यहां पर 4-5 महीने करें, 5 महीने पहले चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदों से ज्यादा सीटें मिली, 54 सीटें मिली थी और मोदी गारंटी काफी इफेक्टिव रहा। दूसरा, छत्तीसगढ़ में मोदी के नाम पे काफी वोट पड़े और ये सरकार जो आई, विकास और महिलाओं को जो प्रति माह 1,000 रुपए दिया, किसानों को सरकार आने के बाद जो किसानों को 31 रुपए में धान खरीदी की, 2 साल का बोनस दिया और प्रधानमंत्री आवास की बात की, 18 लाख जो आवास बनाए और विकास के जो मुद्दे उठाए इस सरकार ने, उसका इम्पैक्ट सकारात्मक रहा। दूसरा, मोदी जी का इम्पैक्ट यहां काम किया, उनका चेहरा। मोदी जी काफी दौरा किए, यहां पे दौरा करके उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, उसका असर दिखाई पड़ा, खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो ये यहां की भारतीय जनता पार्टी मान के चली थी 11 की 11 सीटें आएंगी, लेकिन फिर भी 2019 के मुकाबले उनको फायदा हुआ। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। सरकार रहते भी कांग्रेस 2 ही सीटें जीत पाई थी। इस बार कांग्रेस 1 सीट पे सिमटती दिख रही है अभी तक के रुझान में। तो निश्चित तौर से विकास बड़ा मुद्दा रहा छत्तीसगढ़ में। जी भोई जी, जो अभी तक के जो रुझान है, यदि हम देश भर की बात करें तो एनडीए बहुमत के पार चला गया है रुझानों के हिसाब से और 290 से अधिक सीटों पर वो आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट भी दिया है कि एक अभूतपूर्व पल है और जनता ने तीसरी बार एनडीए पर अपना भरोसा जताया है। तो जो भी सरकार अब नई बनेगी उससे जनता की अब क्या अपेक्षाएं होंगी? देखिए विकल्प जी, निश्चित तौर से जो नई सरकार आएगी उससे आम जनता, एक तो विकास की बात होगी, दूसरा रोजगार की बात होगी, महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है महंगाई, उसमें नियंत्रण करने की बात होगी और सोशल सेक्टर में काम होने चाहिए। जो लोगों को बड़ी दिक्कत सोशल सेक्टर में अभी कहीं न कहीं कमी दिख रही, लोगों को कई सुविधाओं का, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो या दूसरे जो जन सुविधाओं वाला मामला है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहां कहीं न कहीं लोग ये कह रहे हैं कि जो वेलफेयर गवर्नमेंट से हमें उम्मीद चाहिए थी, वो उम्मीद कहीं न कहीं उनको कमी। अब नई सरकार आएगी, उसको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, बात बहुत सारी होती है, लेकिन सबसे बड़ी है कि हम किस तरह लोगों को डिलीवर करते हैं, उनकी समस्याओं को किस तरह हम निपटान करते हैं, किस तरह निपटारा करते हैं, समस्याओं को किस तरह निराकरण करते हैं, उस पर लोगों को बड़ी उम्मीद होती है कि लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उनको रोजगार सृजन होना चाहिए उनके लिए। और आम लोगों को, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कमाई तो घट रही है और महंगाई बढ़ रही है, इस पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए कि महंगाई नियंत्रित हो, लोगों को आय बढ़े, उनके जीवन स्तर बढ़े, जीवन शैली बढ़े, इस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद रवि भोई जी, और आपने सभी मुद्दों पर बड़े विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद विकल्प जी। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा मतगणना पर आधारित यह विशेष परिचर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।